हेलो साथियों, इस महामारी के बीच हमको अपने एग्ज़ाम की तरफ भी ध्यान रखना है और उसके लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस का जो पार्ट है उस पार्ट में जो हमारा सिलेबस रिमेनिंग रह गया है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम में उनको ढंग से अटेम्प्ट कर सकें। उसी का एक भाग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है हमारा, उसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है वो है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निषेध तत्व एवं मूल अधिकारों में संबंध। ऐसे सीधे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निषेध तत्व एवं मूल अधिकार जो है एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के सहायक हैं, यानी सप्लीमेंट्री या कप्लीमेंट्री, इस तरह से वर्ड यूज करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको गलत अटेम्प्ट करके आते हैं। हम कोशिश अपन सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि वो आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है जिसमें नीति निषेध तत्वों की चर्चा की गई है, आर्टिकल 36 to 51, उसमें जब आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो नीति निषेध तत्व डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो जो है वो वाद योग्य नहीं है, या ये कहें कि वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जबकि पार्ट 3 में जो मूल अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। तो ज़्यादातर उसी के हिसाब से कंक्लूजन निकाल के और आंसर दे आते हैं कि भाई इस हिसाब से मूल अधिकार जो है वो सुपीरियर हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इन्फीरियर है। यहीं तक हमको नहीं रहना है, इसमें आपको बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी चर्चा करने हैं, बहुत सारे जो है वो केस लॉज भी चर्चा करने हैं। इस पर सबसे पहले आप जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम आई वो आई मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन, AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे पहले ये चैलेंज किया गया कि इन दोनों में जो विरोध की स्थिति आती है, कंट्राडिक्शन होता है मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों में, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि चूंकि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है या न्यायालय के द्वारा उनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, इसलिए जो है पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो DP डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP को जो है सुपरसीड करेंगे। मतलब यहाँ पर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर दोनों में कहीं भी विरोधाभास की स्थिति आती है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। उसी के साथ दूसरा केस आप जब चर्चा करें कि बिहार, आपने देखा हो कि बिहार स्टेट जो है, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का केस है, AIR 1955 में ये केस आया था। आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम आए थे, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे, उनकी वजह से आर्टिकल 39 के तहत वो बहुत सारे एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए विशेष तौर पर बिहार के लिए। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 39 है उसको इन्फोर्स करने के लिए बनाए गए थे। उसमें वहाँ जब स्थिति आई तो उसको चैलेंज किया कि ये आर्टिकल 19 और 14 और 21 को वॉयलेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है आर्टिकल 39 मतलब DPSP को प्राथमिकता दी और कहा कि इसके तहत आर्टिकल 39 के तहत जो लॉ बनाए जा रहे हैं, जो विधियां बनाई जा रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संवैधानिक हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि मूल अधिकारों पर जो है प्राथमिकता DPSP या डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने दी। जब आगे चल कर के ये स्थिति जो है केशवानंद भारती के केस में आई,
क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये हो गई थी कि ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि किसको आप सुपीरियर कहें, किसको इन्फीरियर कहें। तो यहाँ ये स्थिति आ गई। इसलिए जो है विधायिका है, पार्लियामेंट जो है, उसने 25वां संविधान संशोधन किया 1970 जो है वो 1 में, और उससे एक नया आर्टिकल ऐड किया 31C। 31 गए एक नया जो है वो आर्टिकल ऐड किया इस समस्या का जो समाधान करने के लिए। और उसमें क्या किया, 25वें संविधान संशोधन से 31C ऐड करके कि आर्टिकल 39 शॉर्ट में B और C, ये जो इसमें जो प्रोविज़न है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अनुच्छेद 39 ख और ग, इनमें जो प्रोविज़न हैं इनको लागू करने के लिए, इन आर्टिकल्स के प्रोविज़न को लागू करने के लिए जो विधि बनाई जाएगी, विधि बनाई मतलब पार्लियामेंट जो ऐसा कोई लॉ बनाएगा, जो भी विधि बनाई जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा, वो अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती हैं या उनके विरुद्ध हैं, अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती हैं, उनके विरुद्ध हैं, तो इस वजह से उन्हें असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, असंवैधानिक नहीं होंगी। मतलब जब भी कोई उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो इस वजह से कि इसका उल्लंघन करती हैं इसलिए असंवैधानिक नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे सुपीरियर कौन हो गया, उनसे सुपीरियर हो गया अनुच्छेद 39 ख और ग। यहाँ पर ये सुपीरियर हो गया। तो यहाँ पर एक तरह से अपन कह सकते हैं कि मूल अधिकार, लेकिन पार्टली, कंप्लीट नहीं। तो अब यहाँ पर जो है ये समस्या आई कि भाई आप जो है, तो इसको जब ये कहा गया तो फिर आया केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती में इसको चैलेंज किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था AIR 1973 का, उसमें जो है इसको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये संवैधानिक है, संवैधानिक है और मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो एक दूसरे के पूरक, सप्लीमेंट्री है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मूल अधिकार ऊपर हैं या नीचे नहीं सकते नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ी, तो 42वां संविधान संशोधन किया संसद ने। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1970। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इससे जो अनुच्छेद 31C था, उसमें जहाँ पर अनुच्छेद 39 ख एवं ग लिखा हुआ था, वहाँ पर लिख दिया इस अमेंडमेंट से कि भाग 4 भारत का संविधान, मतलब 25वें संविधान संशोधन से ये लिखा था कि अनुच्छेद 39 ख और ग को इन्फोर्स करने के लिए यदि कोई लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ इस वजह से असंवैधानिक नहीं होगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 या 21 का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये कर दिया 42वें संविधान संशोधन से कि जो ये
भाग 4 को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब पूरे नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए यदि कोई लॉ बनाया जाता है और वो लॉ अनुच्छेद 14 और 19 और 21 के प्रोविजन के अगेंस्ट है तो वो असंवैधानिक नहीं होगा, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया। इसे चैलेंज किया गया जो है वो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980 का केस है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी के साथ चाहे तो अपन दूसरे केसेस को भी ले सकते हैं, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ये जो केस है इसमें इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। मूलभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। हाँ, और जो वहाँ तक तो ठीक है, जो 25वें संविधान संशोधन से जो अमेंडमेंट करके और 31C ऐड किया था 25वें द्वारा, वो तो संवैधानिक है। और जो 42वें से किया है, 42वें संशोधन से जो संशोधन से ऐड किया है वह असंवैधानिक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 39 ख और ग उसके द्वारा जो अमेंडमेंट किया है उसके इन्फोर्स करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है वो किसी मूल अधिकार के अगेंस्ट है, तो वो विधि असंवैधानिक नहीं होगी। और आप कह सकते हो कि उस लेवल पर तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पर कुछ जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो उससे अपर है। फिर आप देखो JP उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, ना तो मूल अधिकार सुपर है ना नीतिक निषेध तत्व सुपर है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं। यहाँ पर ये डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद स्थिति कुछ और चेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो, जिसको अपन कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो अपन कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह के जजमेंट्स दिए हैं, जैसे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल अधिकार मान लिया। जैसे यही JP उन्नीकृष्णन का केस आप ले सकते हैं। JP उन्नीकृष्णन का जो केस है, JP उन्नीकृष्णन का जो केस है वो अनुच्छेद 45 पर है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षा को मूल अधिकार मान लिया, जबकि ये डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था अनुच्छेद 45 में, शिक्षा को मूल अधिकार मान लिया अनुच्छेद 21 के तहत। तो ये यहाँ पर अपन देखें कि सब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है वो मूल अधिकार बना दिया। उसी तरीके से आप रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ, समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में ये मूल अधिकार है, जबकि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये। इस तरीके से हुस्न आरा खातून
बनाम बिहार राज्य। इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जो आपके अनुच्छेद 39 क में विधिक सहायता है उसे अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार मान लिया। मूल अधिकार मान लिया। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स मान लिया, और उसमें से एक आप जो जेपी उन्नयन कृष्णन का केस में बार बार अपन मेंशन कर रहे हैं, उस जेपी उन्नयन कृष्णन केस में जो अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शिक्षा जो है मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है। ठीक है। अब इसकी वजह से, इस केस की वजह से 86वां संविधान संशोधन हुआ। इस केस की वजह से पार्लियामेंट को 86वां संविधान संशोधन करना पड़ा 2002 में है, और उससे अनुच्छेद, एक नया अनुच्छेद ऐड हुआ, अनुच्छेद 21A जो है वो शिक्षा को मूल अधिकार। तो जेपी उन्नयन कृष्णन केस की वजह से यहाँ तक पहुँचे, उस शिक्षा को मूल अधिकार बनाना पड़ा पार्लियामेंट को हैं, और उससे एक नया आर्टिकल 21 के आप सब लोग जानते हैं वो ऐड करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें आपको जो है, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी, और लास्ट में कंक्लूजन आपको ये लाना पड़ेगा कि मूल अधिकार और नीति के निर्देशक तत्व जो हैं, इनमें से कोई भी सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, ये एक दूसरे के सहायक हैं या पूरक हैं। एक दूसरे के सहायक हैं या पूरक हैं, तो ये सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता इनका काम, क्योंकि स्थितियां दिन पे दिन चेंज हो रही हैं। आप ना तो मूल अधिकारों को इग्नोर कर सकते हो, ना ही गवर्नमेंट नीतिगत तत्वों को इनको इग्नोर कर सकती है, क्योंकि इंडिया में जो है एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जब वेलफेयर स्टेट की आप कल्पना करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है, ये राज्य से उम्मीद की जाती है, ये पार्लियामेंट या विधायिका से उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे कानून बनाएं जिससे कि नीति के निषेध तत्वों की पालना हो सके, उनको लागू किया जा सके। ये आपको कंक्लूजन निकालना होता है, तब जा कर के आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो ये एक आपका क्वेश्चन, इसको आप ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।